विश्व के एक बड़े तानाशाह और विश्व के एक बड़े कॉमेडियन, दोनों का जन्म एक ही साल में, एक ही महीने में 4 दिन के अंतराल पर हुआ। दोनों के चाहने वाले लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में थे। दोनों ने अपनी अपनी अलग दुनिया बसा रखी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन दोनों के रास्ते क्रॉस हुए। हम बात कर रहे थे अडोल्फ हिटलर और चार्ली चैपलिन की। चार्ली चैपलिन ने 1940 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। इस फिल्म में उन्होंने 2 किरदार निभाए थे। एक ऐसा तानाशाह था जो लगभग देखने में हिटलर जैसा था, जिनका नाम था एडनवर्ड हिंकेल, और दूसरा उन्होंने किरदार किया था एक यहूदी हेयर स्टाइलिस्ट का। इस फिल्म के अंत में उस यहूदी हेयर स्टाइलिस्ट के किरदार ने एक भाषण दिया था जो वर्ल्ड सिनेमा के सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक बना। आज हम जिस भाषण की बात कर रहे हैं वो भाषण पब्लिक में नहीं दिया गया था, बल्कि आज हम उसी फिल्म के उसी सीन की बात कर रहे हैं। जो भाषण वैसे तो फिल्म की कहानी में था, फिल्म की स्क्रिप्ट में था, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे बड़े भाषणों में से एक बन गया। यह श्रृंखला कुछ प्रसिद्ध लोगों के भाषणों का विश्लेषण करती है। इसमें अलग अलग काल, अलग अलग देशों और अलग अलग विचारों के लोग शामिल हैं। ये भाषण अलग अलग परिस्थितियों में दिए गए थे। वाचक किसी भी प्रकार से इनमें से किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करता है। प्रस्तुति के दौरान वाचक वक्ता के वाक कौशल का विश्लेषण कर सकता है। यह किसी भी प्रकार से वक्ता की प्रशंसा या निंदा का द्योतक नहीं है। क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं न तो शासन करना चाहता हूँ और न ही किसी देश पर हमला करके उसे जीतना चाहता हूँ। मैं हर आदमी की मदद करना चाहता हूँ, चाहे वो जीव हो या नहीं, चाहे वो गोरा हो या काला हो। हम सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। वास्तव में मनुष्य ऐसे ही होते हैं। ये भाषण दरअसल इसी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर के आखिर में बोला गया एक मोनोलॉग था, और इस मोनोलॉग को आज भी वर्ल्ड सिनेमा के सबसे शानदार मोनोलॉग में से एक का दर्जा दिया जाता है। जब एक लेखक अपनी बात सीधे सीधे नहीं कह पाता तो वो अपने किसी किरदार के माध्यम से कहलवा देता है। 1930 के दशक में बढ़ते नाजी प्रभाव और हिटलर की क्रूर तानाशाही के समय में चार्ली चैपलिन अपने कोमल हृदय से दुनिया को कुछ बातें बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि अगर वो ये बातें बताने के लिए कोई और मंच चुने तो शायद उतने अच्छे से नहीं सुने जाएंगे। इसलिए उन्होंने वही माध्यम चुना जिसमें वो बेस्ट थे, यानी सिनेमा। चार्ली चैपलिन ने यह फिल्म खुद लिखी थी, खुद प्रोड्यूस की थी और खुद डायरेक्ट की थी, बल्कि 2 किरदार भी उन्होंने खुद ही किए थे। तो इसका मतलब है, यह बात तय मानी जा सकती है कि इसमें जो भी बातें उन किरदारों ने कही, खास करके आखिरी वाले किरदार ने जो आखिरी का भाषण है, वो दरअसल चार्ली चैपलिन जी के मन की बात थी। हम सब एक दूसरे की खुशी देखना चाहते हैं, दुख नहीं। हम एक दूसरे से नफरत या घृणा नहीं करना चाहते। इस दुनिया में सबके लिए जगह है और पृथ्वी हर किसी को जगह दे सकती है। जीवन अधिक स्वतंत्र और खूबसूरत हो सकता था, लेकिन शायद हम रास्ता भटक गए हैं। ये जो समय था, यानी 1930 का दशक, इस समय हिटलर एक जिद्दी तानाशाह के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध तो हो गया था, लेकिन फिर भी उसका क्रूरतम अभी नहीं आया था। ऐसे में हिटलर ने दुनिया को अलग अलग तरीकों से अपने वर्चस्व का संदेश देना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में हिटलर के लिए प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने वाली एक फिल्म मेकर लेनी राइफेनस्टाल ने एक फिल्म बनाई, ट्रायम्फ ऑफ द विल। इस फिल्म को बनाने के लिए उनसे हिटलर ने ही कहा था। हिटलर ने उस फिल्म मेकर से कह दिया था कि इस फिल्म को आर्टिस्टिकली ऐसे बनाना है कि यह नॉन पॉलिटिकल लोगों के मन में नाजी मूवमेंट के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा जगाए। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया था कि प्रोपेगेंडा में कोई भी कमजोरी या कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जब 1935 में यह फिल्म रिलीज हुई तो चार्ली चैपलिन ने भी इस फिल्म को देखा। उस समय तक चार्ली चैपलिन एक बड़े फिल्म मेकर और एक शानदार एक्टर के रूप में इस्टेब्लिश हो चुके थे। इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें यह लगा कि फिल्म की और पर्दे की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए। लालच ने इंसानों के मन में जहर भर दिया है, दुनिया को नफरतों की सरहदों में बांध दिया है और उसे खून खराबे की एक नई दुनिया में ले गए हैं। हमने स्पीड तो बढ़ा ली है, लेकिन हम रुक गए हैं। जो मशीन हमें सब कुछ दे सकती थी, उसने हमें और ज़्यादा चाहने की इच्छा दे दी है। हमारे ज्ञान ने हमें एक दूसरे का निंदक बना दिया है। हमारी चालाकी को कठोर और निर्दय बना दिया गया है। हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत कम महसूस कर रहे हैं। हमें मशीनों से ज़्यादा मनुष्यता की ज़रूरत है। हमें चालाकी से ज़्यादा सहृदयता की ज़रूरत है। इन सब के बिना जीवन हिंसक हो जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब चार्ली चैपलिन को लगा कि उन्हें इस विषय पर कुछ कहना चाहिए तो उन्होंने एक किरदार तैयार किया। फिर उस किरदार के इर्द गिर्द कुछ और किरदार तैयार किए गए और एक कहानी कसी। उस कहानी के वैसे तो सभी पात्र काल्पनिक बताए गए हैं, काल्पनिक नाम भी हैं उनके, लेकिन उनमें से सारे पात्र कहीं ना कहीं किसी न किसी रियल पर्सन से टकरा रहे थे। इस फिल्म की कहानी चार्ली चैपलिन ने 1938 और 1939 में लिखी थी और तय शेड्यूल के हिसाब से
सितंबर 1939 में इसको फ्लोर पर ले गए। लेकिन इसकी शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले यानी 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और यहीं से वर्ल्ड वार II की रूपरेखा खींच दी गई। हालांकि उस समय यह अंदाज़ा किसी को भी नहीं था कि यही लड़ाई आगे चलकर वर्ल्ड वार II बन जाएगी। फिल्म की कहानी मोटा मोटी ऐसे है कि टोमेनिया नाम के देश में एक निचले तबके का हेयर स्टाइलिस्ट रहता है जो वर्ल्ड वार I में सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से लड़ाई लड़ता है, लेकिन युद्ध के दौरान घायल होने से उसकी याददाश्त चली जाती है। इस किरदार को चार्ली चैपलिन ने खुद निभाया है। 20 साल बाद उस यहूदी हेयर स्टाइलिस्ट की याददाश्त वापस आ जाती है, लेकिन तब तक उसे पता चलता है कि अब उस देश में एक तानाशाह एडेनॉइड हेंकेल का राज है। हेंकेल एक यहूदी बिजनेसमैन से अपनी सरकार चलाने के लिए कुछ उधार मांगता है, लेकिन वो बिजनेसमैन उसे उधार देने से मना कर देता है। इस बात पर हेंकेल को गुस्सा आ जाता है और वो तमाम यहूदियों को मारने का आदेश दे देता है। इस फिल्म में हेंकेल की भूमिका भी खुद चार्ली चैपलिन ने ही निभाई है। ऐसे में वो हेयर स्टाइलिस्ट जो कि खुद जीव था, उसको नाजी सेनाएं पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में भेज देती हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से आर्मी के कपड़े पहनकर भाग निकलता है। और जब वो भागता है तो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर हेंकेल की एक बड़ी सभा होनी थी और हेंकेल भाषण देने वाले थे। इस हेयर स्टाइलिस्ट का चेहरा हूबहू हेंकेल से मिलता है और संयोग से वो एक ऐसी जगह पहुँच गया है जहाँ हेंकेल को भाषण देना है। तो उसका एक साथी कहता है कि तुम्हारा चेहरा भी उससे मिलता है, तुमने कपड़े भी फौजियों वाले पहन रखे हो, तो तुम ही भाषण क्यों नहीं दे देते हो। उधर असली हेंकेल जो जंगल में शिकार करने गया हुआ था सादे ड्रेस में, उसको नाजी सैनिक हेयर स्टाइलिस्ट समझकर पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में वापस डाल देते हैं। इधर उसका दोस्त उसे भाषण देने के लिए कहता है। हालांकि उस हेयर स्टाइलिस्ट ने जीवन में कभी भाषण नहीं दिया था तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन उस समय उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बचाने का यही एक तरीका मेरे पास बचा है। तो वो मंच पर जाता है और भाषण देना शुरू करता है। शुरू में वो भाषण एक कमज़ोर, एक अनजाने आदमी की तरह शुरू होता है, लेकिन वो धीरे धीरे इतने कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो ऐसी बातें बोलता है कि अंत आते आते उसके बोलने का तरीका बिल्कुल हेंकेल की तरह हो जाता है। इस चर्चा में हम इसी आखिरी सीन की बात कर रहे हैं। हवाई जहाज़ और रेडियो हमें नज़दीक लाने के लिए बने हैं। हमारे ही बनाए ये उपकरण आज हमारे अंदर अच्छाई ढूंढ रहे हैं, भाईचारा ढूंढ रहे हैं, एकता ढूंढ रहे हैं। अब भी मेरी आवाज़ दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंच रही होगी, करोड़ों ऐसे निराश मर्द, औरतों और बच्चों तक जो इस सिस्टम के भुक्तभोगी हैं, जहां लोग निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करते हैं और जेल भेज देते हैं। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि निराश मत होइए। ये जो कष्ट है, ये इंसान की लालच का नतीजा है, उन लोगों की लालच का जो मनुष्य की प्रगति नहीं देखना चाहते। ये सारी नफरत ख़त्म होगी, सभी तानाशाह ख़त्म होंगे और उन्होंने लोगों से जो भी छीना है वो लोगों को वापस मिलेगा। चार्ली चैपलिन की ये फिल्म 1940 में रिलीज़ हुई। संयोग से तब तक वर्ल्ड वार II की रूपरेखा खींची जा चुकी थी। कई सारे देश इस लड़ाई में शामिल हो चुके थे और उधर हिटलर दिनों दिन क्रूरतम होता जा रहा था। इस फिल्म ने अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। और जहाँ तक यूके की बात है, तो जब ये फिल्म बननी शुरू हुई थी तो यूके ने कहा था कि वो इस फिल्म को रिलीज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब तक ये फिल्म बनकर रिलीज़ हुई तब तक वर्ल्ड वार II शुरू हो चुका था और जर्मनी बाकायदा यूके का दुश्मन हो चुका था, तो वहाँ पर भी ये फिल्म रिलीज़ हुई। सैनिकों, अपने आप को उन जानवरों को मत सौंपिए जो आपसे घृणा करते हैं और आपको गुलाम बना कर रखते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को एक दायरे में कैद कर लेते हैं और फिर वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या सोचना है और क्या महसूस करना है, जो आपसे मेहनत करवाते हैं, आपको भूखा रखते हैं और जो आपको एक जानवर या एक तोप के गोले के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने आप को इन अप्राकृतिक लोगों के हाथों में मत सौंपिए, जो मशीन के लोग हैं, जिनका दिल भी मशीन का है और जिनका दिमाग भी मशीन का है। आप मशीन नहीं हैं, आप जानवर नहीं हैं, आप मनुष्य हैं। आपके मन में मनुष्यता के लिए प्रेम है। आप नफरत नहीं करते। नफरत केवल वो लोग करते हैं जिनको प्रेम नहीं मिलता। सैनिकों, गुलामी के लिए मत लड़िए, आज़ादी के लिए लड़िए। यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देशों में जहाँ पर नाजी सिंपैथाइजर्स ऑलरेडी थे, वहाँ पर इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। रिकॉर्ड में मौजूद है कि चार्ली चैपलिन ने इस फिल्म की एक प्रिंट को हिटलर के पास देखने के लिए भेजा और यह भी रिकॉर्ड में मौजूद है कि हिटलर ने उस फिल्म को 2 बार अकेले बैठकर देखा। हालांकि हिटलर का इस पर क्या रिएक्शन था, इस पर आज तक कोई बात नहीं हुई। फिल्म को ज़बरदस्त सफलता मिली और ये 5 अकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुई और इसका अधिकतर श्रेय जाता था उस सीन को, उस मोनोलॉग को, जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। आप लोगों के पास मशीन बनाने की ताकत है, आप लोगों के पास खुशियाँ बनाने की ताकत है, आप लोगों के पास ज़िंदगी को आज़ाद और खूबसूरत बनाने की ताकत है। तो हम सब इकट्ठे होकर इस सारी ताकत को लोकतंत्र के निर्माण में लगाते हैं। आइए हम लोग एक नई दुनिया के लिए लड़ते हैं, एक सभ्य दुनिया के लिए, एक दुनिया जो युवाओं को काम दे सके और जो वृद्धों को सुरक्षा दे सके। ये जानवर भी ऐसे ही वादे करके बड़े बन गए हैं, लेकिन उनके सारे वादे झूठे निकले। वो कभी भी अपने वादे पूरे नहीं करते और कभी करेंगे भी नहीं। तानाशाह खुद को आज़ाद करके सबको गुलाम बना लेता है,
आइए हम उन वादों को पूरा करने की लड़ाई शुरू करते हैं। हम इस आज़ाद दुनिया के लिए लड़ते हैं जहाँ सरहदें ना हो, जहाँ लालच ना हो, जहाँ नफरत ना हो और जहाँ असहिष्णुता ना हो। हम एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ते हैं जिसका एक उद्देश्य हो और जहाँ साइंस और मनुष्य की तरक्की मनुष्य की खुशियों के लिए काम करे। सैनिकों, आइए हम सब लोकतंत्र के नाम पर एक हो जाते हैं। हालांकि दुर्भाग्य से चार्ली चैपलिन ने इस किरदार के माध्यम से जो अपने दिल की बातें दुनिया तक पहुंचाई, वो बातें अब तक दुनिया की समझ में नहीं आई हैं। लेकिन फिर भी एक बुरे दौर में एक फिल्म मेकर का इस तरह से आगे आना और एक किरदार के माध्यम से इस तरह की बातें कहलवाना दुनिया में याद रखे जाने लायक है। द माइटी माइक के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और भाषण के साथ, एक और वक्ता के साथ, और इस बार एक ऐसे वक्ता आपके सामने आने वाले हैं जिनका इंतजार आप इस सीरीज़ की शुरुआत से कर रहे हैं। तो इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक का। तब तक के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पिछले सारे एपिसोड्स ज़रूर देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हिटलर और चार्ली चैपलिन की काफ़ी चीज़ें मिलती थी। जैसा मैंने बताया कि एक ही साल उनका जन्म हुआ था, एक ही महीने में हुआ था, और बस इतना हो गया कि 4 दिन आगे पीछे हो गए। चार्ली चैपलिन 4 दिन बड़े थे हिटलर से। तो इतना ही नहीं था, उनकी मूछें भी एक जैसी थी। और उस समय कई कार्टून जो कार्टून्स बनते हैं, जो अखबारों में बनाते हैं कार्टून्स, वो लोग अक्सर कई बार ऐसा होता था कि जानबूझकर रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ली चैपलिन और उनके चेहरे की सिमेट्री दिखाते थे कि दोनों का चेहरा एक जैसा है। और हालांकि इतनी समानता के बीच चार्ली चैपलिन की एक अजीब सी चिंता थी। चार्ली चैपलिन थोड़े से आध्यात्मिक थे, उनकी थोड़े से क्या ज़्यादा ही होंगे, मतलब फ्लो में मैंने कह दिया। लेकिन चार्ली चैपलिन के बेटे ने उनकी बायोग्राफी में लिखा कि चार्ली चैपलिन जी को इस बात की चिंता रहती थी कि यार मैं और हिटलर दोनों थोड़े बहुत देखने में भी एक जैसे हैं, एटलीस्ट मूछ एक जैसी है, लोग कहते हैं कि एक जैसे हैं, और दोनों एक ही समय में पैदा हुए, एक ही समय में दुनिया में आए। तो कितना बुरा होता अगर मैं उसकी जगह हो जाता और वो मेरी जगह हो जाता। तो ये उनकी चिंता थी। तो ये होते हैं चार्ली चैपलिन। सारे एपिसोड देखिए द माइटी माइक के, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी बहुत कुछ आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।